प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने दोहे के मौखिक लिखित प्रश्नों को कर लिया। उसके बाद हमने जो है दोहे के जो पंक्ति थी उसकी सही अर्थ का दूसरा प्रश्न भी हमने कर लिया, और तीसरा प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था, इन दोहों के अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें दो दोहे थे, इन सब के हमें अर्थ बताने थे। एक बार मैं सबसे पहले उसको दोहराता हूँ और उसके बाद आज हम इसके व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको जो दो दोहे दिए गए हैं उनका हम उसकी पुनरावृत्ति करा दें ताकि वे आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहला दोहा है तीसरे का क, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पाओ। एक बार मैं इसे लिख भी देता हूँ और इसकी व्याख्या मैं केवल मौखिक रूप से ही करूँगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न था, भाषा से कि उसके बाद करेंगे। एक बार मैं इसको दोहरा लेता हूँ बच्चों को, खासकर वे पहली बार दोहे पढ़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कभी दोहे नहीं पढ़े थे, तो इसीलिए मैं इसको एक बार दोहरा देना चाहता हूँ। ये हमारा तीसरा प्रश्न था, पहला दोहा। दो दोहे दिए हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, कहो जो पावे कौन। दूसरा है बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पाँव। तो ये इसका अर्थ हमें आपको हमने बताया था कि विद्या और धन, उद्यम मतलब परिश्रम के बिना कौन पा सका। इसका अर्थ है, हिसाब है कि अगर हम विद्या या धन प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन। विद्या और धन परिश्रम के बिना कौन पा सका है। मतलब हमें, अगर हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या धन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पाँव। जिस प्रकार हाथ के पंखे को अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो हमें पंखा की हवा नहीं मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम विद्या और धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो परिश्रम तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों को इसमें क्या कहा गया है, परिश्रम का महत्व बताया गया है। बच्चों इसमें क्या कहा है कि परिश्रम का क्या महत्व होता है। आप विद्या प्राप्त करना भी आसान नहीं होता है। विद्या प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी आपको विद्या मिलेगी। तो ये था हमारा तीसरा का क। अब तीसरा का ख और अंतिम दोहा एक बार फिर से आपको बताते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं। ये हमारा ख है, यूं रही, ये रहीम का दोहा है। यूं रही
सुख होत है, यूं रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, उपकारी के संग, बाटन वारे को, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी की रंग। तो बच्चों ये दूसरा हमारा दोहा है ख। यूं रहीम सुख होत हैं उपकारी के संग। इसमें रहीम जी या रहीम के अनुसार हमें उपकारी के साथ रहने से भी सुख प्राप्त हो सकता है, मतलब हमें लाभ हो सकता है। यूं रहीम सुख होत हैं उपकारी के संग। अगर हम उपकारी के साथ रहते हैं तभी भी हम कहेंगे लाभ ही प्राप्त होगा। ये रहीम के अनुसार, रहीम का दोहा है, तो रहीम जी कह रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रहीम जी के अनुसार रहीम जी कह रहे हैं कि उपकारी के साथ रहने से भी हमें सुख या लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार उदाहरण है, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथों में मेहंदी खुद ब खुद लग जाती है, स्वयं लग जाती है, मतलब उसको भी मेहंदी का जो लाभ है वो अनजाने में ही मिल जाता है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो संगत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हमें उपकारी व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, तो इसका हमें अनजाने में भी लाभ मिलेगा। तो जिस प्रकार मेहंदी जो बांटता है उस व्यक्ति के हाथ में खुद ब खुद मेहंदी का रंग लग जाता है, उसको भी मेहंदी का लाभ मिल जाता है। तो ये कहने का था। ये और ये हमारा ये दूसरा दोहा है रहीम का है, इसीलिए रहीम का भी नाम आता है। रहीम के दोहों में अधिकतर देखोगे आप उनके नाम भी हैं। यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बाटन वारी को लगे, जो मेहंदी के रंग। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब बच्चों ये पाठ छोटा सा है, इसमें भाषा से के अंतर्गत भी कुछ दो प्रश्न जो हैं उनको हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे अगले पाठ पे चलेंगे। एक पाठ और हमारा बचा है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भाषा से पहला है शब्दों की शुद्ध रूप लिखो। हमारा पहला प्रश्न है शब्दों की शुद्ध रूप लिखो। क्या है? तो हमें फिर से एक बार बताना है, इसमें जो दोहे हैं उसमें हम कहेंगे शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है, वे बोलियों से बहुत प्रभावित है। कभी रही वे कभी एक जगह टिक के न रहे थे, इस कारण उनकी जो भाषा थी वह मिली जुली हो गई थी, उसमें बोलियों का भी काफ़ी प्रभाव है। तो इसमें हमें जैसे कुछ रसरी जो शब्द है वो इसमें हम देखेंगे शुद्ध रूप नहीं,
इसका अर्थ हमें पता है रस्सी। तो हम जो दोहे के इसमें इस प्रश्न में क्या है, दोहों के जो कुछ शब्द हैं जो शुद्ध रूप में नहीं, शुद्ध हिंदी में नहीं, ये किस कारण से प्रभावित हुए मैंने आपको बताया। इसमें बोलियों का बड़ा फर्क था। वे घुमक्कड़ थे, वे एक जगह नहीं रहते थे, रहीम हो चाहे कबीर हो, वे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। तो उनके जो बोली थी, उनकी जो भाषा थी, उस पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये हम उनके दोहों में भी देखते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बोलियों का प्रयोग काफ़ी किया। जैसे रसरी, एक शायद रसरी जो है भोजपुरी शब्द है, इसका भी किया गया है प्रयोग। तो हमें क्या करना है, शब्द का शुद्ध रूप लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, जो दोहे में रसरी लिखा है उसको लिखेंगे और इसका शुद्ध रूप हमें पता है रस्सी होता है, तो उसको लिखेंगे। ये काफ़ी शब्द दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला हमें शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। पहला है रसरी। शब्द पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हम किस शब्द की बात करते हैं। तो शुद्ध रूप होता है रस्सी, पूरा र, आधा स, फिर पूरा स और इसमें बड़ी ई की मात्रा। रसरी, रस्सी। सिल, सिल का अर्थ है शिला। ये पहले ही दोहे से हमें दोनों शब्द लिए गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पहले ही दोहे का था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। तो रसरी का रस्सी हो गया और सिल है शिला। जो कबूतर का, जो हम कहेंगे कुएं का चबूतरा होता है, वो किससे बना होता है, शिला से, चट्टान से या पत्थर को काट के बनाया जाता है ताकि उसमें बाहर का सफाई बनी रहे, कुआं गंदा ना हो जाए, बाहर का पानी या मिट्टी उसमें न जाए। तो उसका जो कुएं का जो चबूतरा होता है वो शिला से बना होता है, पत्थर से बना होता है। तो इसमें सिल लिखा है, सिल पर परत निशान। सिल का अर्थ है यहाँ शिला। तो हम शिला, शिला क्या है, शिला के लिए किया गया, सिलने के, कपड़े सिलने के लिए नहीं प्रयोग है। ये शिला है, शिला कुएं के चबूतरे पे लगने वाला पत्थर शिला है। शिला। अगला है हमारा निशान। जैसा कि निशान, यह शुद्ध है, इसको देखते ही पता चल जाता है निशान हो गया। निशान, निशान, निशान। अगला है शीतल। शीतल, ये क्या है, शीतल। शीतल का अर्थ है यहाँ पे शीतल, शीतलता, ठंडक। शीतल का यहाँ पे क्या है, शीतलता, ठंडक के लिए प्रयोग किया। हम लिखेंगे शीतल का शीतल, शीतल। प्रलय, पर पूरा ल य, प्रलय के लिए किया गया। प्रलय, प्रलय मतलब तबाही। तो क में र है, प्रलय, प्रलय का प्रलय। खासकर ये बोलियों में आधे शब्द का नहीं प्रयोग किया जाता, देखा होगा आपने बहुत जगह, जितने भी वहां पे आधे शब्द का प्रयोग नहीं होता है पूरा, इसीलिए यहाँ भी प्रलय लिखा है, शुद्ध रूप से प्रलय। आखर, 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 अक्षर की बात की गई है। अक्षर, आखर का यहाँ पे अक्षर, आखर का है अक्षर। तो इस बार इसको देख लीजिए एक बार फिर से।
रसरी का अर्थ है रस्सी। शिला, शिला का अर्थ है शिला। निशान का अर्थ है निशान। शीतल का अर्थ है शीतल, शीतलता, ठंडक के लिए। प्रलय, यहाँ प्रलय के लिए कहा गया है प्रलय। आकर, अक्षर के लिए प्रयोग किया है। इसके बाद में और भी दो हैं, चलो इसे भी इसी के नीचे लिख लेते हैं हम लोग। एक पौन, पौन, फिर है बानी, बानी, और कोए, यहां पे एक दिया है कोए, और अंतिम है बड़ल, बड़ल। पौन, पौन का अर्थ है, आप अंदाजा लगाइए, जो पंखे की पौन, पौन का अर्थ है हवा। ये आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। पौन का क्या अर्थ होगा? हवा होता है। ये असल में पवन का बिगड़ा रूप है। हवा को पवन भी कहा जाता है। तो यहाँ पौन क्या है? पवन के लिए प्रयोग किया। पवन का अर्थ हवा होता है, हमें पता ही है। तो ये है पवन, पौन को पवन, पवन का अर्थ हवा ही होता है। बानी, बानी मतलब बोली, वाणी। यहाँ पे बानी का अर्थ है वाणी। तो ये बदलाव आया है, ये बोली के प्रयोग से आया है। क्षेत्रीय जो बोली होती है उसमें बानी ही कहा जाता है। तो वाणी है, शुद्ध रूप है वाणी। कोय, कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। तो इसमें है ये, इसका जरा दोहे में से मैं आपको बताया, कोई और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। कोई मतलब कोई के लिए यहाँ प्रयोग किया है। कोई मतलब कोई भी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। केवल बहुत से लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन किताबें पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बनता। कोई मतलब कोई। तो ये है कोई। बड़ेन, बड़न मतलब बड़े को। ये लिखा है रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए ढारी। कि हम, ये रहीम का दोहा था जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें बड़े को देख करके छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। रहीम क्या कहते हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटे की अवहेलना या अनादर नहीं करना। बड़े मतलब बड़े, आकार में बड़े। तो बड़े का हो गया बड़े। तो ये था हमारा, हम कहेंगे पहला प्रश्न। इसमें हमें शुद्ध रूप लिखना था। जो दोहे के शब्द हमने दे रखे थे उनका शुद्ध रूप, शुद्ध हिंदी में लिखना था। तो एक बार इसको देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न हमें बुक में ही करना है। ये वाले जो प्रश्न है इन्हें हमें बुक में करना है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ। रसरी का शुद्ध रूप है, शब्द रसरी जो शब्द है दोहे का, उसका शुद्ध रूप है रस्सी। शिला का अर्थ होता है शिला। निशान का अर्थ होता है, शुद्ध रूप है निशान। पौन का, पवन को पौन कहा गया है, तो पौन अशुद्ध रूप है, पवन शुद्ध रूप। बानी, बानी का शुद्ध रूप होता है वाणी। उसी तरह
शीतल, शीतल का शुद्ध रूप है शीतल। प्रलय का प्रलय, प्रलय का क्या अर्थ होता है? प्रलय। आखिर का अर्थ होता है अक्षर, आखिर का क्या अर्थ है? अक्षर। उसके बाद आ जाते हैं कोय, कोय का अर्थ होता है कोई, बढ़त, बड़े के लिए। कोय का कोई, बढ़त का बड़े, आखिर अक्षर। प्रलय प्रलय, शीतल शीतल, वाणी वाणी, पवन पवन, निशान निशान, शिला शिला, रसरी रस्सी। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। हमने दोहे के जो शब्द थे उनका सही रूप लिखा। अब हमारा दूसरा है विलोम शब्द लिखें। ये बहुत आसान है। दूसरा, दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखो। मूर्ख, विलोम शब्द लिखना है यहाँ। मूर्ख, पहले शब्दों को लिख लेते हैं। शीतल, अभी हमने लिखा था शीतल। छाह, छाह, प्रेम, लघु, खोना, तो विलोम है मूर्ख का चतुर, मूर्ख का चतुर या बुद्धिमान, दोनों ही हो सकता। मूर्ख का चतुर भी है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान या चतुर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। शीतल का होता है ठंडक के लिए शीतल, तो उष्ण, गर्म को उष्ण कहा जाता है। शीतल का विलोम होता है उष्ण। ये नया शब्द है, याद देखिएगा, उष्ण। छाह का धूप, ये बहुत सरल शब्द है, धूप छाह। शीतल उष्ण, मूर्ख बुद्धिमान या चतुर। प्रेम का घृणा होता है, घृणा। लघु का विशाल होता है। खोना का पाना, खोना का पाना, खोना पाना बोला जाता है, खोना का पाना। तो एक बार विलोम शब्दों को फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं। मूर्ख का बुद्धिमान या चतुर भी लिखा जा सकता है। आपको एक ही लिखना है, याद रखिएगा। अगर आप परीक्षा में लिखना चाहते हैं तो कोई एक लिखेंगे। मूर्ख का दोनों दो दो विलोम कभी नहीं लिखा जाता। पर्यायवाची में भी अगर पूछा जाता है 2 लिखने के लिए, 3 लिखने के लिए, तो उसी के अनुसार संख्या लिखा जाता है। तो आप मूर्ख का चतुर लिख सकते हैं या बुद्धिमान लिख सकते हैं, या दोनों नहीं। शीतल का उष्ण होता है, इसका विलोम यही होता है, शीतल का उष्ण। छाह का धूप, धूप छाह या छाह धूप। प्रेम का घृणा होता है। लघु का विशाल होता है। उसके बाद में खोना का पाना होता है। ये था हमारा
इसी के साथ हमारा भाषा से के अंतर्गत ये दोनों प्रश्न हमने कर लिए। अब करने की बारी है। ये आपको पता है, ये आप स्वयं करते हैं, तो इनमें भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपने किए या आपको मैंने करवा दिए हैं। अभी देख लेते हैं इसको। इनके भी 2 प्रश्न दे रखे हैं इसमें, तो भाषा से हमने पूरा कर लिया। अब करने की बारी। इसमें क्या करना है आपको पता है, क्रियाकलाप का प्रश्न होता है, करते आप ही हैं, बस मैं आपको बताता हूं। अब करने की बारी। इन दोहों को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो ये मैं अभी सुनने का काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में आपने देखा हो, मैंने आपको बोला है कि अपने पसंद का एक दोहा आपको सुनाना है और उसकी व्याख्या भी करनी। तो ये आपको, ये अभी ऑनलाइन कक्षा में यही चल रहा है, आपने देखा होगा कि तो आपको सभी दोहे याद करने हैं और उनको बिना देखे कक्षा में सुनाना है। तो हमारा काम चल रहा है, ये हमने कर ही लिया है। हम कहेंगे ये अभी कुछ बच्चों का बचा है, ऑनलाइन क्लास में हम कर रहे हैं। इन दोहों को तो आपको याद करना है। इन दोहों को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो ये हमने कर दिया है। सब बच्चों ने याद किया। यहाँ तक कि मैं केवल दोहे ही नहीं सुन रहा हूँ, मैं साथ में भावार्थ भी सुन रहा हूँ, दोहे का अर्थ भी आपसे सुना जा रहा है। तो ये हमने ये प्रश्न कर दिया है। दूसरा है ख। इन दोहों का संग्रह करो और चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षर में लिखकर दीवार पर लगाओ। तो ये मैंने जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको ये ड्राइंग शीट पे लिख करके क्लिक करने के मेरे ईमेल पे आपको इसको सेंड करना है। इन दोहों को आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट पे लिखना है और सुंदर लिखना है और उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है, ताकि मैं वार्षिक जो परीक्षा है उसमें आपके जो प्रोजेक्ट वाला नंबर है उसको मैं लगा सकूँ। तो ये आपका एक गृह कार्य है। फिर से यही आपको करना है। ये बहुत आसान भी है कि दोहों को, या आपको दोहों को चार्ट पेपर पे नहीं करना है, आपको ड्राइंग शीट में दोहों को लिख कर ईमेल जो है, ईमेल पर भेजना है। और ये आप ड्राइंग शीट का ही प्रयोग करें, चार्ट पेपर का मत प्रयोग कीजिएगा। ड्राइंग शीट लीजिएगा, एक ड्राइंग शीट जो रूल्ड वाली हो, जिसमें लाइनें होती हैं, और उस पर हमें ये 8 दोहों को लिख लेना है और सुंदर लिखना है। आप स्केच पेन का भी प्रयोग कर सकते हो और उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके और आप मुझे मेरे ईमेल पे इसे भेजेंगे। और इसका जो है, जैसे मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो वार्षिक परीक्षा का जो प्रोजेक्ट का जो पार्ट है उसको इसी दोहे से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोहे काफ़ी सुंदर होने चाहिए और ड्राइंग शीट में लिखना है, चार्ट पेपर का यूज़ नहीं करना है। केवल ड्राइंग शीट में स्केच पेन की मदद से लिखेंगे। तो ये था बच्चों, इसी के साथ हमारा एक 14वां पाठ जो दोहे का था हमने पूरा कर लिया और कल हम अपना नया पाठ करेंगे। तो इस पाठ का गृह कार्य क्या है,
कि आपको सभी दोहों को याद करना है। अभ्यास प्रश्न को मैंने आज बताया, आपको विलोम शब्द कराया और शुद्ध को अशुद्ध शब्दों को भी लिखवाया है, तो आप उनको लिख करके याद करेंगे। कल से हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।